नमस्कार। एचपीआरसी के द्वारा जो है वो 27 मई 2026 को जो है वो स्पेशल एजुकेटर का पेपर जो है वो कंडक्ट करवाया गया था। ये स्पेशल एजुकेटर का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन जो था वो यहाँ पर पूछे गए थे, थोड़ा डिटेल से भी जानेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में जो है वो आपको थोड़ी थोड़ी हेल्प मिल सके। अभी तक आप देखेंगे कि जो भी हमने प्रीवियस पेपर डिटेल से डिस्कस किए हुए हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन लिंक हो रहे हैं आकर, और डेफिनेटली आपको यहाँ पर जो है वो हेल्प मिल रही है। आप खुद एनालाइज करेंगे। फिलहाल तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। आप खुद समझते रहेंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन फॉर द स्नोफॉल इन द हाइयर एल्टीट्यूड इन हिमाचल प्रदेश इन द स्प्रिंग सीजन, जो कि मार्च से अप्रैल तक का होता है। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, बोलते हैं वहां पर वसंत ऋतु मार्च से अप्रैल के महीने के दौरान बर्फबारी होती है, और उसका मुख्य कारण क्या होता है। जब भी आपने जियोग्राफी पढ़ी होगी तो जियोग्राफी में आप एक चीज़ पढ़ते हैं वेस्टर्न हिमालयस, तो सॉरी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आप एक चीज़ पढ़ते हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही एक रीज़न होता है जहाँ जिससे जो है वो हिमालयन क्षेत्र, जो ऊंचे पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर बर्फ़ गिरती है, और निचले जो क्षेत्र रहते हैं, निचले क्षेत्रों में जो है क्या होता है, वहाँ पर बारिश जो है वो होती है। तो अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि निचले क्षेत्रों में बारिश का क्या कारण रहता है और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो है वो बर्फबारी का क्या कारण रहता है, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही जो है वो उसका आंसर जो है वो होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है वो ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है इनफैक्ट ये क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक जियोग्राफी का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये। आगे बोलते हैं यहाँ पर, विच इनिशिएटिव वॉज स्टार्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट इन जून 2018 टू एस्टेबलाइज द डायरेक्ट डायलॉग विद द पब्लिक एंड प्रोवाइड ऑन द स्पॉट रिड्रेसल फॉर द ग्रीवेंसेस। तो बोलते हैं कि जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करने के लिए और उनकी शिकायतों का मौके पर जो है वो समाधान करने के लिए जून 2018 में सरकार के द्वारा एक पहल शुरू की गई थी। अगर आपको याद हो तो ये पिछले सरकार की बात है, अभी की बात नहीं है। पिछली सरकार में जो है वो जनमंच कर एक कार्यक्रम जो था वो चलता था। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि हम जो है वो 2018 की जब बात कर रहे हैं तब कौन सी सरकार की ये बात हो रही होगी, तो जयराम सरकार की ये बात हो रही होगी। और अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है जो हमने गिरिराज पत्रिका में बहुत बार उस टाइम पढ़ा था कि जनमंच कार्यक्रम जो है वो कब स्टार्ट किया गया था। तो ये जो है वो 2018 में, जून 2018 में जो है वो स्टार्ट जो है वो किया गया था। तो इस तरह से आपने याद रखना है, बड़े ही रेयर क्वेश्चन है। अब देखिए ये जनमंच तो सभी ने जो है वो ठीक किया होगा जो हमारे साथ जुड़े हैं, परंतु अब यहाँ से एक और क्वेश्चन याद रख लेना कि ये कब स्टार्ट जो था वो किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं, विच एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एट अर्की टाउन इन सोलन डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड इज ट्रेडिशनली नोन फॉर बुल फाइट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की क्षेत्र में मनाया जाने वाला कौन सा वार्षिक एक फसल उत्सव है जहां पर पारंपरिक बैल लड़ाइयों के लिए भी उसको जो है वो जाना जाता है। तो कौन सा यहाँ पर फेस्टिवल हो जाएगा। फुल्लैच आपको पता है सोलन से इसका कोई लेना देना नहीं है। लवी आपको पता है ये रामपुर का है, मिंजर चंबा का है। तो एक ही ऑप्शन बच जाएगा, सैर फेयर। सैर फेयर जो है यहाँ पर जो है वो ये ट्रेडिशनली बुल फाइटिंग के लिए जो है वो जाने जाते हैं। अगर और भी आसान शब्दों में आपको बताया जाए तो एक हम भैंसों का मेला भी जो है वो पढ़ते हैं। भैंसों का मेला हम कहाँ पर पढ़ते हैं, वो हम मशोबरा डिस्ट्रिक्ट शिमला में पढ़ते हैं। एक हम सिप्पी मेला पढ़ते हैं, ये हम कहाँ पढ़ते हैं, ये भी हम मशोबरा शिमला में ही जो है वो पढ़ते हैं। एक पत्थर का खेल भी आता है, ये हलोग में जो है वो आता है। ठीक है, ये हलोग भी आपने ध्यान रखना है। एक जो है वो सारही मेला जो है वो आता है, सारही मेला जो है वो सोलन में आता है, सोलन के अर्की में ये आता है। ये मेला जो है वो भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है और मोस्टली जो है ये जुलाई के महीने में जो है वो मनाया जाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो यहाँ पर सैर दिया गया है ना, सैर के बदले यहाँ पर सारही फेयर जो है वो होना चाहिए था। ठीक है, सारही मेला जो है वो होना चाहिए था, परंतु जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से हमने ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया। अब कौन सा मेला जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि भैंसों की हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि जहाँ पर बैलों की लड़ाई जो है वो पारंपरिक, या फिर भैंसों की लड़ाई जो है वो पारंपरिक रूप से होती है। अब हमने भैंसों का मेला भी जान लिया कहाँ पर होता है, मशोबरा में। शिप्पी मेला हमने एक जान लिया मशोबरा का। पत्थर का खेल भी हमने जो है वो जान लिया। बाकी लवी मेला आपको पता है इंटरनेशनल लेवल का मेला है, रामपुर में होता है। मिंजर मेला भी इंटरनेशनल लेवल का जो है वो मेला है, मिंजर मेला जो है वो चंबा में होता है। हिमाचल में इंटरनेशनल मेलों की बात हो रही है तो इंटरनेशनल मेलों में ही जो है वो
इंटरनेशनल मेलों में जो है वो शिवरात्रि मेला भी जो है वो मंडी का जो है वो आता है, तो मंडी का शिवरात्रि मेला भी आपने जो है वो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं द प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश हैज रिमेन्ड अनचेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज सिंस विच ईयर। बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जिलों की जो वर्तमान प्रशासनिक संरचना है, बोलते हैं जिलों सीमाओं की जो संरचना है, बोलते हैं ये कब से अपरिवर्तित है, तो ये 1972 से अपरिवर्तित है। मैंने हज़ारों बार आपको बड़ा जोर देकर बताया है कि 1948 में हिमाचल में 4 जिले हुआ करते थे, फिर 1956 में यहाँ पर जो है वो बिलासपुर जुड़ा आकर, फिर उसके बाद 1960 में किन्नौर जुड़ा, फिर 1971 में हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, फिर 1972 में जो है वो स्टेट्स को फिर से जो है वो थोड़ा सा तोड़ा गया, मरोड़ा गया, नए जिले बनाए गए, टोटल 12 जिले जो है वो बना दिए गए। अब उन 12 जिलों के बाद जो है वो कोई भी नया जिला नहीं बनाया गया है। और मैं हर बार आपको कहता हूं कि 12 जिले बनाए गए हैं, परंतु टाइम टू टाइम जो है वो मांग उठती रहती है कि नया जिला जो है वो बनाया जाएगा। अब कब बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, वो एक अलग से क्वेश्चन जो है वो आता है। आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड खड़गचंद सक्सीड टू द गद्दी ऑफ बिलासपुर। हमने क्या पढ़ा था, हमने क्वेश्चन पढ़ा था इससे पहले एक पेपर में कि 1824 में बिलासपुर की गद्दी पर जो है वो कौन बैठा था। वहां पर हमने पढ़ा था कि खड़गचंद जो है वो ये गद्दी पर बैठे थे, खड़गचंद बैठे थे। तो यहाँ पर वही पूछा गया है कि खड़गचंद कब गद्दी पर बैठे थे, वो 1824 में बैठे थे। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट वहां से लिंक ये क्वेश्चन होता है और अभी कम से कम 5-10 दिन पहले ही वो पेपर कहीं डिस्कस हुआ है और ये पेपर स्पेशल एजुकेटर का भी तो अभी हुआ है। साथ में आपने ध्यान रखना है कि खड़गचंद का जो पीरियड है वो डार्केस्ट पीरियड बिलासपुर की हिस्ट्री में जो है वो माना जाता है। हम मिशन एलाइड जो है वो पढ़ रहे थे, मिशन एलाइड में मैंने वहां पर बिलासपुर के एक और राजा के बारे में आपको बताया था जिनका कार्यकाल बिलासपुर की हिस्ट्री में जो है वो गोल्डन पीरियड के नाम से जो है वो जाना जाता है। बिलासपुर के कौन से वो राजा थे, वो हीराचंद राजा थे। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस टाइम भी वो राजा हुआ करते थे और 1857 के विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों की सहायता जो था वो की थी, तो वो भी हम इस तरह से पढ़ चुके हैं। फिर बिलासपुर के अंतिम राजा मैंने आपको बताए थे कि आनंद चंद बिलासपुर के राजा थे। जब 1948 में हिमाचल का गठन होता है तो ये बोलते हैं कि भाई हम जो है वो हिमाचल में नहीं जुड़ेंगे जाकर, ये बोलते हैं कि हम जो है वो अलग से रहेंगे, तो बिलासपुर अलग से रहता है और 1 जुलाई 1954 को फिर ये 5वें नंबर का जिला जो है वो हिमाचल का फाइनली बनता है जाकर। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद द 1972 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास हिमाचल प्रदेश के 1972 के प्रशासनिक पुनर्गठन से संबंधित है। सबसे पहले बोलते हैं ग्रांट ऑफ फुल स्टेटहुड अंडर द हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट 1970, या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हमीरपुर ऊना आफ्टर ट्राइफ्रिकेशन ऑफ कांगड़ा। कांगड़ा को 3 हिस्सों में तोड़ा गया और हमीरपुर और ऊना बनाए गए, एक कांगड़ा तो बना ही बना। या फिर बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ द हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिलासपुर फ्रॉम पंजाब टू हिमाचल। नहीं, ये तो अभी हमने पढ़ा ना, ये तो बिल्कुल ही कैंसिल हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज, ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बच जाते हैं। ग्रांट ऑफ फुल स्टेटहुड अंडर द हिमाचल प्रदेश स्टेट एक्ट 1970, तो फुल स्टेटहुड तो इसको 1971 में मिल गया था। एक ही ऑप्शन बच जाता है, वो है ऑप्शन बी। क्या होता है उस टाइम कांगड़ा जिला को जो है वो तोड़ा जाता है और हमीरपुर जिला बनाया जाता है। एक हमीरपुर के साथ साथ ऊना जिला जो है वो बनाया जाता है और जो बाकी का एरिया बच जाता है वो कांगड़ा जिले को जो है वो दे दिया जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है वो कांगड़ा जिले को 3 हिस्सों में जो है वो तोड़ा गया था। यहाँ पर आप एक और चीज जो है वो देखते हैं कि कांगड़ा को 3 हिस्सों में जोड़ा गया था। फिर सबसे छोटा जिला भी जो है वो निकल कर आता है, वो हमीरपुर जिला जो है वो निकल कर आता है। हमीरपुर का जो एरिया बनता है वो 1118 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फिर बनता है। तो ये हमीरपुर भी उस टाइम सबसे छोटा जिला बना। अभी तक हमीरपुर ही ऑब्वियसली सबसे छोटा जिला है। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लोप इंड्यूस्ड हैजार्ड ट्रिगर्ड बाय द हैवी मॉनसून रेनफॉल इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हिमाचल प्रदेश में भारी मानसूनी वर्षा के कारण ढलानों पर उत्पन्न होता है। फॉरेस्ट फायर, अरे बारिश हो रही है तो क्या होगा, फॉरेस्ट फायर खुद ही बंद हो जाएगी। लैंडस्लाइड हो सकता है, स्नोफॉल तो नहीं होगा, क्लाउड ब्रस्ट भी नहीं। क्लाउड ब्रस्ट वैसे हो सकता है, परंतु यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा खतरा है हिमाचल में भारी मानसून वर्षा के कारण ढलानों पर उत्पन्न होता है। जब ढलानों की बात की जा रही है तो ढलाने वाले क्षेत्र जो है वहां पर लैंडस्लाइड जो है वो ज्यादा होती है। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए,
आप टीचर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जेई के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फार्मेसी ऑफिसर के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं एचपीआरसी के। कोई स्टेनो का है, कोई कॉपी होल्डर का है, कोई प्रूफ रीडर का है, पता नहीं कितने सारे एग्ज़ाम हैं एचपीआरसी के। आप इनमें से किसी से भी एग्ज़ाम के लिए जो है वो तैयारी कर रहे हैं और जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में खुद को फुली तैयार करना चाहते हैं, तो आप जनरल अवेयरनेस की हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके साथ टाइमली जुड़ सकते हैं। एक तो आप यहाँ से जो है वो क्या कर पाएंगे, खुद की कमियों को एनालाइज कर जो है वो आगे बढ़ पाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से अपनी क्लियर भी कर पाएंगे। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप 35 नंबर की इंपॉर्टेंस समझते हैं मेरिट में, तब आप डेफिनेटली जो है वो यहाँ पर समझ गए होंगे कि इस टेस्ट सीरीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं लोकतांत्रिक चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तब माना जाता है जब, तो लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उनको स्वतंत्र भी माना जाएगा, निष्पक्ष भी माना जाएगा। बोलते हैं जब मीडिया एक उम्मीदवार का समर्थन करता है, या फिर मतदाताओं के पास वास्तविक विकल्प मौजूद होते हैं, या फिर विपक्ष कानूनी रूप से प्रतिबद्ध होता है, या फिर अभियान पर केवल सत्तारूढ़ दल का नियंत्रण होता है। देखिए, निष्पक्ष की जब बात की जा रही है तब तो जब उस टाइम माना जाएगा जब मतदाताओं के पास वास्तविक विकल्प मौजूद रहेंगे। शायद ये क्वेश्चन किसी और पेपर का भी हो सकता है। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। हाँ, ये दो क्वेश्चन, हाँ ये भी क्वेश्चन हमने पहले पढ़ा हुआ है कि 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में भारत में किस क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी, तो वस्त्र और कपास में वो उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। ये भी हमने पहले पढ़ा था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमने नहीं पढ़ा है। यहाँ पर बोलते हैं व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ एडुसैट सैटेलाइट लॉन्च्ड इन 2004। ध्यान रखना है कि जो एडुसैट कर एक सैटेलाइट लॉन्च हुआ था, ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था? ये सितंबर 2004 में जो है वो लॉन्च हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है कि 2004 में ये लॉन्च हुआ था। इसका क्या मुख्य उद्देश्य था? क्या टू सपोर्ट वेदर फोरकास्टिंग एक्टिविटीज़, या फिर टू इम्प्रूव मोबाइल कम्युनिकेशन, या फिर टू सपोर्ट डिस्टेंस एजुकेशन एंड टेली एजुकेशन, या फिर टू एनहांस मिलिट्री सर्विलेंस। एडुसैट का नाम से पता चल रहा है कि एजुकेशन से रिलेटेड होगा, तो फॉरकास्ट कैंसिल कर दीजिए, मोबाइल कम्युनिकेशन भी काट दीजिए, मिलिट्री वाला भी काट दीजिए। ऑप्शन सी बच जाएगा आपके पास, टू सपोर्ट डिस्टेंस एजुकेशन एंड टेली एजुकेशन। ये जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो था एडुसैट का। अब यहाँ पर आपने एक और बात बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी पूछा जाए तो सारी स्टेटमेंट्स पढ़नी है और अच्छे से पढ़नी है। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी ध्यान रखना है कि ये एडुसैट सैटेलाइट लॉन्च कौन से ईयर में हुआ था। आगे बोलते हैं यहाँ पर विच सिटी होस्ट द इनॉग्रल सेशन ऑफ इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव। तो एस्टिक की बात की जा रही है, ESTIC 2023 की। बोलते हैं उभरते विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार सम्मेलन 2023 के उद्घाटन सत्र की मेजबानी किस शहर ने की थी? तो ये न्यू दिल्ली ने की थी। हालांकि पुराना क्वेश्चन है, परंतु ये याद तो रखना पड़ेगा और कुछ नए क्वेश्चन भी आप यहाँ पर जरूर देखेंगे। बोलते हैं यहाँ पर आगे, इन अगस्त 2025 विच बैंक अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ रेमिट फर्स्ट टू इंडिया, अ डिजिटल रेमिटेंस प्लेटफॉर्म फॉर NRIs। तो बोलते हैं अगस्त 2025 की ये बात कर रहे हैं कि अगस्त 2025 में किस बैंक ने NRIs के लिए जो है वो रेमिट फर्स्ट टू इंडिया नामक डिजिटल प्रेषण मंच शुरू जो है वो करने की घोषणा जो था वो की थी। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। IDFC फर्स्ट बैंक ने जो है ये घोषणा जो है वो उस दौरान जो था वो की थी। ये सच ध्यान रखना। आगे बोलते हैं इन अक्टूबर 2025 विच सिटी ऑफ पेरू वॉज प्लेस्ड अंडर अ 30-day स्टेट इमरजेंसी ड्यू टू राइजिंग क्राइम। तो राइजिंग क्राइम के कारण बोलते हैं कि जो एकदम से क्राइम बढ़ गए यहाँ पर, अपराध के कारण पेरू के किस शहर में 30 दिनों के लिए आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो लीमा शहर में जो था ये घोषणा की गई थी। अभी हम एक क्वेश्चन पढ़ भी रहे थे कि फिलीपींस के द्वारा जो है वो क्या किया गया है, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है फ्यूल शॉर्टेज के चलते। जो ईरान वॉर चला हुआ था उसमें फ्यूल शॉर्टेज के चलते हुए उन्होंने स्टेट इमरजेंसी जो है वो लगाई है। दूसरी ओर यहाँ से मेडागास्कर एक कंट्री है, उसने भी 15 दिनों का जो है वो स्टेट इमरजेंसी जो है वो लगाई। ठीक है, मेडागास्कर का भी ध्यान रखना है कि मेडागास्कर ने भी जो है 15 दिनों की स्टेट इमरजेंसी ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फ्यूल जो है वो अनाउंस जो था वो की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं एज ऑफ जनवरी 2026 विच ऑर्गेनाइजेशन इज द लीडिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड द पेस्ट्रोलॉजिस्ट 2026। तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ अंतर्राष्ट्रीय, पहले तो मैंने ये आपको बताया हुआ है, क्लियर किया हुआ है कि 2026 को जो है वो अंतर्राष्ट्रीय चरागाह एवं पशुपालन वर्ष घोषित किया गया है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पेस्ट्रोलिस्ट जो है वो 2026 को घोषित किया गया है। अब बोलते हैं कि ये कौन सी लीडिंग इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है। अब बोलते हैं कि ये इंटरनेशनल एजेंसी जो क्या फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है, सॉरी यूएनडीपी है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, या यूनेस्को है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना कि पशुपालन की बात हो रही है, चरागाह की बात हो रही है, तो यूनेस्को का कोई लेना देना नहीं है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कोई लेना देना नहीं है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं हो सकता। यहाँ पर बात फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की ही हो सकती थी सिर्फ, क्योंकि रेंज लैंड्स और यहाँ पर चरागाह और पशुपालन जो है वो आ रहे थे। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम और भी क्वेश्चंस यहाँ पर याद रखेंगे कि 2026 को जो है वो किस किस तरह से अनाउंस किया गया है। 2026 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजलैंड एंड पेस्ट्रोलिस्ट घोषित किया गया है, जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी लीडिंग एजेंसी है। इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर भी जो है वो इसको अनाउंस किया गया है। तो यहाँ पर भी जब फार्मर्स की बात की जा रही है तो इसको भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ही लीड कर रहा है। और एक इंटरनेशनल ईयर ऑफ वॉलंटियर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इसको लीड करने वाला है यूनाइटेड नेशंस वॉलंटियर्स। ये यूनाइटेड नेशन वॉलंटियर्स इसको लीड कर रहा है। तो ये लीडिंग एजेंसीज भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं व्हेन डिड द डिसीजन टू डिसकंटिन्यू द मीडियम एंड लॉन्ग टर्म कंपोनेंट ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम केम इनटू इफेक्ट। तो बोलते हैं कि गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के मध्यम एवं दीर्घकालीन घटकों को बंद करने का निर्णय कब से प्रभावी हुआ। तो ये हुआ 26 मार्च 2025 से। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन ऐसा सच आप याद रखना अगर पूछा गया। अगला क्वेश्चन देखिए बोलते हैं इन जनवरी 2026 द पायलट इनिशिएटिव फॉर केज बेस्ड मेरीन फिश फार्मिंग अंडर द ब्लू इकोनॉमी वॉज इनॉग्रेटेड एट नॉर्थ बे इन। तो जब ब्लू इकोनॉमी की बात आ रही है तो हमने ऐसा क्वेश्चन जो है वो देखना, जिन्होंने जनरल अवेयरनेस की टेस्ट सीट ज्वाइन की हुई है वो जनरल अवेयरनेस की लेटेस्ट अभी शायद टेस्ट सीट नंबर 8 है। वो टेस्ट सीट नंबर 8 में देखना वहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन देखना। हमने पहला क्वेश्चन वहाँ पर ये पढ़ा था कि इंडिया का पहला, बोलते हैं हमने क्वेश्चन जो पढ़ा था कि वो पढ़ा था भारत का पहला खुली समुद्री मछली पालन योजना शुरू करने वाला जो है वो कौन सा सी जो है वो बना है ब्लू इकोनॉमी से रिलेटेड। तो वो अंडमान सी हमने पढ़ा था। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है, बस थोड़ा सा घुमा फिरा कर पूछ लिया गया है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, अंडमान सी। जब भी ब्लू इकोनॉमी टर्म आए तो समझ लेना कि समुद्र की बात की जा रही है, समुद्र से जो पैसा बनता है उसकी बात जो है वो की जा रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन कि भारत की पहली खुली समुद्री मछली पालन परियोजना कहाँ शुरू की गई है, और यहाँ पर भी वही पूछा गया है कि केज आधारित समुद्री मत्स्य पालन जो पायलट परियोजना चलाई गई है वो कहाँ पर, किस समुद्र में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पर गुरु शिखर द हाईएस्ट पीक ऑफ द अरावली रेंज इज सिचुएटेड नियर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि गुरु शिखर पीक जो हाईएस्ट पीक है अरावली रेंज की, बोलते हैं राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक जो है वो स्थित है। आमतौर पर हमने जो क्वेश्चन ये पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि अरावली की हाईएस्ट रेंज जो है वो कौन सी है। अब ये भी याद रखना पड़ेगा कि अरावली की हाईएस्ट रेंज कौन से डिस्ट्रिक्ट के समीप है। तो वो सिरोही डिस्ट्रिक्ट के नज़दीक जो है वो आती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो इस तरह से PYQ से हम सीखते हैं कि क्या क्या याद भी रख सकते हैं। अब बोलते हैं कि ये किसके समीप स्थित है सिरोही डिस्ट्रिक्ट, तो ये माउंट आबू के समीप स्थित है। ये भी ध्यान रख लेना कि किसके समीप जो है ये स्थित है। तो ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए अगर आपसे तो ये आपने ध्यान रख लेना कि माउंट आबू के समीप जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यहाँ पर विच नेशनलिस्ट थिंकर आर्टिकुलेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदुत्व। डॉक्ट्रिन ऑफ हिंदुत्व जो हिंदुत्व का सिद्धांत था वो किस राष्ट्रवादी विचारक ने जो था वो दिया था। तो वो विनायक दामोदर VD सावरकर के द्वारा जो था वो दिया गया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। लगभग 1923 की बात है। इनका एक काम था एसेंशियल ऑफ हिंदुत्व, उसमें जो है वो इन्होंने इसकी बात जो है वो की थी। VD सावरकर की जब भी बात होती है तो ये अभिनव भारत सोसाइटी बनाई गई थी, जिसको पहले मित्र मेला बोलते थे, 1904 की बात है। तो उसके भी ये को फाउंडर जो है वो रह चुके हैं।
ठीक है जी। इनके द्वारा जो इम्पोर्टेंट किताबें लिखी गई हैं उसमें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपने ज़रूर ध्यान रखना है, क्योंकि इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसके द्वारा ये लिखी गई है। ये इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस तो कई बार अलाइड के एग्जाम में भी पूछी गई है। एक और किताब है हिंदुत्वा हु इज हिंदू, ये भी किताब लिखी गई है। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा ही लिखी गई है 1923 में। और ये जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी अंडमान की, जब ये सेलुलर जेल में बंद थे तब उस दौरान जो है वो इनके द्वारा ये लिखी गई थी। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं विच सेक्टर आर हाईलाइटेड द इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आर्थिक अवसंरचना के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में बोलते हैं किन क्षेत्रों को प्रमुखता दी जाती है? तो ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन और बैंकिंग, ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ये तो पता चल जाता है ऑप्शन पढ़कर ही। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज एसोसिएटेड विद द, यहाँ पर जो है वो दुलहस्ती पावर प्रोजेक्ट जो है वो दिया गया है। तो बोलते हैं कौन सी नदी यहाँ पर दुलहस्ती पावर परियोजना के साथ जो है वो जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर ये जो चेनाब नदी आपकी आती है, चेनाब नदी, ऑप्शन बी इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चेनाब नदी पर ये दुलहस्ती पावर स्टेशन जो है वो बना हुआ है। देखिए चेनाब नदी के ऊपर जो अन्य परियोजनाएं बनी हुई हैं वो एक बागलीहार डैम जो है वो इसके ऊपर बना हुआ है, बागलीहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी इसको बोलते हैं। एक सलाल परियोजना बनी हुई है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछी भी गई है, शायद पता नहीं हाई कोर्ट के एग्जाम में ये पूछी गई थी कुछ टाइम पहले कि किस एग्जाम में पूछी गई थी, परंतु सलाल परियोजना पूछी गई है। एक दुलहस्ती परियोजना है, ये भी जो है वो इम्पोर्टेंट है, चेनाब रिवर बेसिन पर जो है ये बनी हुई है। एक रैटल प्रोजेक्ट जो है वो आता है, रैटल प्रोजेक्ट भी जो है वो चेनाब नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी तक, ठीक है। रैटल परियोजना भी आपने ध्यान रखना है। तो ये 3-4 परियोजनाएं जो है वो आपने मुख्य रूप से ध्यान रखनी है जो चेनाब रिवर बेसिन पर बनी हुई है। आगे बोलते हैं विच जैना ऑथर्स 20th सेंचुरी टेक्स्ट परिशिष्टा पर्वन मेंशन द चंद्रगुप्ताज एंसेस्ट्री एज द पिकॉक तमेर क्लैन। तो बोलते हैं किस जैन लेखक की 12वीं शताब्दी की रचना परिशिष्टा पर्वन में चंद्रगुप्त की वंशावली को मोर पालक कुल से जो है वो जोड़ा जाता है। तो ये जो हेमाचंद्रा थे, हेमाचंद्रा ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ये लेखक थे, इनके साथ जो है इनकी जो है वो 12वीं शताब्दी की रचना है जिसके साथ जो है वो इनको जोड़ा जाता है। हम यहाँ पर चंद्रगुप्त की बात कर लेते हैं कि देखिए अगर हम गुप्त वंश की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त फर्स्ट भी आते हैं, चंद्रगुप्त सेकंड भी आते हैं। चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है ना, इनको वास्तविक संस्थापक जो है वो गुप्त काल का माना जाता है। वैसे ये कहा जाता है कि गुप्त काल की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी, परंतु वास्तविक संस्थापक जो है वो चंद्रगुप्त को भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, इनका कार्यकाल काफ़ी इंपॉर्टेंट था। इनके कार्यकाल के दौरान आपने ध्यान रखना है कि प्रमुख कवि हुआ करते थे, जैसे कि कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह हो गया, शंकु हो गया, वेताल भट्ट हो गया, क्षपणक हो गया, घट करपर हो गया, वरामहीर हो गया, वर रुचि हो गया। तो ये इनके कार्यकाल के दौरान मुख्य नवरत्न हुआ करते थे, 9 रत्न थे ये। इनके कार्यकाल के दौरान जो चीनी यात्री हुआ करता था फाहियान, उसने भी जो है वो भारत की यात्रा जो था वो की थी। तो ये आपने मुख्य जो है वो चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच अंडर इंडियाज इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म एम्ड एट। तो भारत की औद्योगिक नीति सुधारों के अंतर्गत क्लस्टर विकास दृष्टिकोण का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य कॉन्सेंट्रेटिंग इंडस्ट्रीज एंड रूरल एरिया था। देखिए यहाँ पर बात क्लस्टर डेवलपमेंट की जा रही है, तो यहाँ पर जो है ये इंडस्ट्रीज और रूरल एरिया तो नहीं होगा। रिड्यूसिंग टैक्सेस फॉर द इंडिविजुअल फर्म्स, तो इंडिविजुअल फर्म्स के लिए टैक्सेस कम कर देना ये भी गलत बात है। फ्रैगमेंटिंग इंडस्ट्रियल हब को फ्रैगमेंट करना है, ये भी गलत बात हो गई। एनहांसिंग कम्पिटिटिवनेस बाय पूलिंग रिसोर्सेज इन स्पेसिफिक एरिया, किसी स्पेसिफिक एरिया में रिसोर्सेज पूल कर जो है वो कम्पिटिटिवनेस जो है उसको बढ़ा देना। तो यही इसका क्लस्टर डेवलपमेंट का जो है वो क्लस्टर डेवलपमेंट अप्रोच जो था ये मुख्य थी, ठीक है। इसका यही मुख्य एम जो था वो था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं इक्वलिटी की बात यहाँ पर की गई है। इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्राइमरली ग्रांटेड अंडर विच आर्टिकल। तो इक्वलिटी जो है वो आर्टिकल नंबर 14 में जो है वो आती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा।
देखिए यहाँ पर आर्टिकल नंबर 51A दिया गया है जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है। टोटल नंबर ऑफ 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे पास आती हैं। यहाँ पर जो है वो आर्टिकल नंबर 110 भी जो है वो दिया गया है। ये आर्टिकल नंबर 110 भी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसकी बात जो है वो करता है, तो आपने ध्यान रखना है कि ये मनी बिल की जो है वो बात करता है, मनी बिल की ये बात करता है। आर्टिकल नंबर 280 और भी इंपॉर्टेंट है, ये फाइनेंस कमीशन की जो है वो बात करता है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो है वो आती है, ठीक है, ये सब ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं द डेटाबेस कंटेनिंग IED एंड बॉम्ब एक्सप्लोजन and bomb explosion data from 1999 onward belongs to which force। तो 1999 से आगे बोलते हैं IED एवं बम विस्फोटों का डाटा रखने वाला डेटाबेस किस बल से संबंधित है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स नहीं, रेलवे का क्या लेना देना है यहाँ पर। CRPF का कैसे लेना देना इसके साथ हो सकता है। BSF का भी इसके साथ कोई लेना देना नहीं होगा। तो ऑप्शन हमारे पास एक ही बच जाता है, वो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG की ये जो है वो बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए जब भी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की बात की जाए तो ध्यान रखना है आपने कि रेलवे से संबंधित जो प्रोटेक्शन होगी वो ये प्रोवाइड करवाएगी। अगर CRPF की बात की जा रही है तो CRPF का भी आपने जो है वो ध्यान रखना है कि CRPF की जो मेन ड्यूटी है वो क्या है। इसकी मेन ड्यूटी है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को जो है वो असिस्ट करना, जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। इंटरनल जो सिक्योरिटी है हमारी उसको जो है वो मेंटेन जहां पर करना है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF की अगर हम बात करेंगे तो BSF का जो है वो मेन टारगेट जो है वो क्या है, तो BSF का ध्यान रखना है कि ये इंडिया के बॉर्डर को सेव करने वाली प्राइमरी गार्डिंग एजेंसी जो है वो आती है, ठीक है, जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में जो है वो होती है, सबसे आगे ये होती है। ये आपने ध्यान रखना है कि इसका जो कोर मिशन है ना वो पाकिस्तान बांग्लादेश के जो इंटरनेशनल जो लैंड बाउंड्री है वहाँ पर इसका मेन काम जो है वो होता है। अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश का इंटरनेशनल बॉर्डर आप देखेंगे जो भारत के साथ लगता है, तो वहाँ पर शांति को बनाए रखने के लिए सबसे आगे ना BSF ही जो है वो होती है। सबसे पहले BSF ही होती है, बाद में चलकर जो है वो हालांकि इंडियन आर्मी होती है, परंतु जम्मू कश्मीर जैसे जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर में जो LOC है उस पर जो है वो इंडियन आर्मी है, परंतु भारत बांग्लादेश में मुख्य रूप से जो है वो BSF जो है वो आती है, ठीक है। तो ऐसे BSF फ्रंट लाइन पर जो है वो रहती है। आगे क्या बोलते हैं विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड एज द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट टू एनहांस इट्स स्ट्रेंथ। तो बोलते हैं कि विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाने के लिए बोलते हैं कि किस पदार्थ का उपयोग जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में किया जाता है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट किस पदार्थ से बनता है, तो वो हमने सॉफ्ट आयरन पढ़ रखा है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। आगे बोलते हैं विच रूल इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन मूविंग चार्ज। तो बोलते हैं गतिमान आवेश पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग होता है। तो आपने ध्यान रखना है कि कौन सा रूल यूज होता है तो डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स, तो वो राइट हैंड रूल जो है वो इस्तेमाल होता है। ऑप्शन बी इसका राइट हैंड रूल जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय हीटिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे जो है वो ताप या विद्युत अपघटन द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो बोलते हैं एक एलिमेंट को नहीं किया जा सकता। ऑप्शन इसका जो है वो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं हाउ डू हेल्दी इंडिविजुअल्स कॉमनली एक्वायर आ एस्कारिस इन्फेक्शन। तो बोलते हैं स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उनमें जो एस्कारिक संक्रमण होता है वो कैसे होता है, बाई बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, या फिर बाई यूजिंग टाल क्लोथ और कॉम्स, बाई ब्रीथिंग कॉन्टेमिनेटेड एयर, या फिर थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर वेजिटेबल और फ्रूट्स। तो कोई भी स्वस्थ व्यक्ति होता है तो उसमें जो ये एस्कारिस इन्फेक्शन होता है ये होता है थ्रू कॉन्टेमिनेटेड वाटर वेजिटेबल और फ्रूट्स के कारण। ये ध्यान रखना, अलग तरह का क्वेश्चन था थोड़ा। आगे बोलते हैं व्हाट इज द टर्म यूज्ड फॉर द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ द एलिमेंट टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड। तो उसको हम वैलेंसी जो है वो बोलते हैं। वैलेंसी इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा।
आगे बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड ड्यू टू फ्रिक्शन। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया में घर्षण के कारण स्थिर विद्युत उत्पन्न होती है। तो ये फ्रिक्शन में जो है वो होती है। फ्रिक्शन जब घर्षण होता है ना, तो घर्षण में जो है वो क्या होता है, इसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट या फिर फ्रिक्शन, ये ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं व्हाट डिड मेंडल ओरिजिनली कॉल द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस दैट आर नाउ नोन एज जीन। तो बोलते हैं कि मेंडल ने वंशागतित की उन इकाइयों को क्या नाम दिया था जिन्हें आज जीन कहा जाता है। तो इसने जो है वो नाम दिया था फैक्टर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे बोलते हैं व्हाट इज द लॉ स्टेटेड बाय न्यूलैंड्स रिगार्डिंग द पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। तो बोलते हैं कि तत्वों की जो अवतीर्णता है, बोलते हैं उसके संबंध में न्यूलैंड्स द्वारा प्रतिपादित नियम को क्या कहते हैं। तो उसको जो है वो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है वो बोला जाता है। यहाँ पर भी स्टार लगा लीजिए, ये नए तरह का क्वेश्चन हो गया। आगे इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। बोलते हैं द ट्राइबल लीजेंड स्पोक ऑफ अ क्रिएचर दैट ईट्स द फ्लैश ऑफ इट्स ओन काइंड। तो उसको कैनिबल जो है उसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ऐसा। अच्छा, अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले HPRC के पंचायत सेक्रेटरी एग्जाम के लिए, पटवारी एग्जाम के लिए, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे आप इन दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ जो है वो कर सकते हैं। तो काफ़ी पॉकेट फ्रेंडली टेस्ट सीरीज आपके लिए ये रहने वाली है। अभी जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की भी बात करें तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का ऑफिशियल सिलेबस कब का आ चुका है, उसकी टेस्ट सीरीज भी आप ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। उस टेस्ट सीरीज का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं PDF शेयर करूंगा तो वहां पर आप देख लेना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर पूछा गया है। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द सतलुज रिवर इन दी स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सतलुज नदी के ऊपर जो सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बनी हुई है उसका क्या नाम है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, कमेंट कर आप अपना आंसर जल्दी से जो है वो बताएंगे। इससे पहले हमने टीचर मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस किया था, उसमें ये क्वेश्चन जो है वो हमने डिस्कस किया था। जितने भी ये प्रीवियस पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं उन सभी की अलग से प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। और टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। यहाँ पर आपको जो है PDFs भी इनकी टाइम टू टाइम हम देते रहते हैं। टेलीग्राम पर जरूर जुड़ जाएं क्योंकि वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। इंपॉर्टेंट अपडेट्स भी यहाँ पर मिलेंगी। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग विद वेरी पेशेंस।